वो सारे इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे जब फरहान साहब ने ये मौजू छेड़ा। मैं सोच रहा हूँ बासिल, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। बासिल जो खाना खा रहा था, इसके हलक में ही खाने खाने वाला अटक गया। कर लूंगा शादी, इतनी भी क्या जल्दी है बाबा। वो खिसियानी हंसी हंस कर बोला था। पास ही बैठी नयाब का दिल उछल कर हलक में आया था। उन्होंने एक नज़र सारे घर वालों पर डाली। सारे ही खाना खा रहे थे, मगर सबके कान इन दोनों की बातों की तरफ ही थे। फुरकान साहब ने सलीम साहब को देखा। तुम्हारा नयाब की शादी के बारे में क्या ख्याल है सलीम? मैंने सुना है इरफान का रिश्ता आया है नयाब के लिए। उन्होंने जानबूझकर ये मौजू छेड़ा था, और ताया की बात सुनती नयाब को खांसी का दौरा पड़ गया था। वो हैरत से अब अपने बाप को देखने लगी। वो इसी हैरत से माँ को देखा। इसे किसी ने बताया ही नहीं था कि इसका रिश्ता आया है, मगर वो इरफान को एक आंख भी जी भरकर नहीं देखना चाहती थी। इसे इरफान पसंद नहीं था। इरफान इसके इकलौते मामू का बेटा था। जी भाई साहब, मेरा तो ख़्याल था कि घर की बच्ची है, घर में ही रह जाए। वैसे भी मुझे अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत है। मैं तो चाहता था, लेकिन अब आपके बेटे पर ही इन्हसार है। अगर ये चाहेगा तो ही सब कुछ हो सकता है। सलीम चाचा की बात सुनते बासित का दिल चाहा कि वो यहीं खाना छोड़कर कमरे में चला जाए, मगर चूंकि तमाम बड़े यहीं बैठे हुए थे, इसलिए वो इनके इंसर्ट नहीं करना चाहता था। चाचू, नयाब हमेशा मेरे लिए बहनों की तरह रही है। ना ही मैंने नयाब के बारे में कुछ ऐसा सोचा है, और ना ही कभी आइंदा ऐसा होगा। इनफैक्ट अगर बात शुरू हो ही गई है, तो मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे साथ एक फीमेल डॉक्टर काम करती है, इसका नाम रामीन है। हम दोनों यूनिवर्सिटी लाइफ से साथ पढ़ रहे हैं, और मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रामीन से। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं शादी करूँ, तो ठीक है, फिर मैं रामीन से बात कर लेता हूँ। आप लोग मेरा रिश्ता लेकर चले जाएं। शान बेनियाजी से कहते वो टेबल से उठा और अब सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे में चला गया, मगर जाने से पहले किसी का नस्वानी वजूद बहुत बुरी तरह से रुंध गया था। नयाब की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। खाना हलक से निकलने से इनकारी हुआ। वो वही खाना छोड़ती हुई उठी और अपने कमरे में चली गई। दिल खून के आंसू रोता जा रहा था। तो ये था खान हाउस, जहाँ पर फुरकान खान और सलीम खान दोनों भाई रहते थे। फुरकान खान की बीवी थी नूर बानो। नूर बानो बहुत ही समझदार और मिलनसार खातून थी। दूसरों से मोहब्बत से मिलना ही इनका पसंदीदा मशगला था। तो वहीं सलीम साहब की बीवी राबिया बेगम थी। राबिया बेगम कुछ गुस्से की तेज थी। इन्हें सामने वाले की छोटी से छोटी बात भी बहुत जल्दी बुरी लग जाती थी, इसलिए सब इन्हें इस घर में मूडी ही समझते थे। फुरकान साहब के दो बेटे थे। बड़ा बेटा 26 साला बासिल, खूबसूरती की मिसाल। इसकी सुरमई आंखें जिन पर कोई भी लड़की अपना दिल हार सकती थी, और इनमें झलकती जहानत। इसका वजीहा चेहरा, इसके खूबसूरत नकुश, सफ़ेद दूधियाई रंग। वो इतना खूबसूरत था कि ऐसा लगता था जैसे मगरिब का सारा हुस्न बस इस एक शहजादे में आ गया हो। बासिल यहीं शहर के एक बहुत बड़े अस्पताल में डॉक्टर की नौ डॉक्टर की नौकरी करता था। इससे छोटा 22 साला उमैर यूनिवर्सिटी जाता था। तो वो वहीं सलीम साहब के भी दो बच्चे थे। बड़ा बेटा 25 साला वकास खान और छोटी 21 साला नयाब थी। नयाब कहीं अंदर दिल ही दिल में बचपन से ही बासिल को पसंद करती थी। वो इससे मोहब्बत करती थी, मगर आज बासिल का साफ इसके मुंह पर इनकार इसे बहुत तकलीफ दे गया था। वो शुरू से ही बासिल की बीवी बनना चाहती थी, मगर आज बासिल ने जिस तरह खुले लफ्ज़ों में इस शादी के लिए इनकार कर दिया था, इसका साफ मतलब था कि अब कभी भी बासिल इसकी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकता। वो कमरे में बैठी थी, आँखों से आँसू बहते जा रहे थे। राबिया बेगम ने तनफ़्फ़ुर से इसे देखा। बस कर दो, इस शख्स के लिए कितने आँसू बहाओगी? नहीं करता था वो तुमसे मोहब्बत, और और साफ कह चुका है। और तुम जानती हो बासिल खान कैसा है? एक बार जब वो कह दे कि वो ये काम नहीं करना चाहता, तो मतलब वो ये काम नहीं करेगा। और नायाब ने बेहद बेयकीनी से अपनी माँ को देखा। इसका मतलब था इसकी माँ इसके दिल के हाल से वाकिफ थी।
सच ही कहते हैं, माएँ अपनी बेटियों के दिलों के हाल से वाकिफ़ होती हैं। इसने तकलीफ़ की ज़्यादती से नफ़ी में सर हिलाया। मैं मर जाऊँगी अम्मा, कुछ करें खुदा का वास्ता। वो तड़प कर बोली थी। जब राबिया बेगम को गुस्सा आ गया। बस कर दो नयाब, जब एक चीज़ नहीं हो सकती, तो इसके पीछे भागना छोड़ दो। अरे इरफ़ान इतना अच्छा है, अपना इतना बड़ा बिज़नेस करता है। मैं तो कहती हूँ तुम इससे शादी कर लो। अरे वहाँ राज करोगी राज, यकीन करो। अब राबिया बेगम अपने भांजे की शान में कसीदे सुना रही थी। इरफ़ान इनके भाई का इकलौता बेटा था। खूबसूरती में वो बासिल के पैरों की धूल बराबर भी नहीं था, मगर वो इतना बुरा भी नहीं था। खूबसूरत तो था, लेकिन नायाब अपने दिल का क्या करती, जो सिर्फ़ बासिल पर आ गया था। अम्मा प्लीज़, आप एक बार बासिल से बात करें, क्या पता वो आपकी बात समझ जाए। इसने बहुत उम्मीद से अपनी माँ से कहा था, मगर राबिया बेगम का ऐसा कोई इरादा नहीं था। बस कर दो नयाब, मैं एक बार कह चुकी हूँ कि तुम्हारी शादी बासिल से नहीं हो सकती। वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है। और अब अपने इस दिल से इस नाकाम मोहब्बत को नोच कर निकाल फेंको। तुम्हारी शादी सिर्फ इरफान से होगी और मैं ये फैसला कर चुकी हूँ। अम्मा ने इतने साफ और सीधे तरीके से नयाब के दिल टुकड़ों में तोड़ा था कि नयाब अपनी माँ की संगदिली देख कर रह गई। सच ही कहते हैं, हमारे घर वाले हमारा दिल पहले तोड़ते हैं, बाहर वाले तो बहुत बाद में तोड़ते हैं। नायाब ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि बासिल की मोहब्बत को अपने दिल से नोच कर निकाल फेंके। वो जानती थी कि बासिल किसी और से मोहब्बत करता है। ये बात तकलीफ दे थी, मगर वो ये भी जानती थी कि अब बासिल इसकी किस्मत में नहीं है। इसने दिल से इरफान से शादी के लिए रजामंदी दे दी थी, हालांकि इसे इरफान में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। चूँकि इरफ़ान का रिश्ता भी खाला की तरफ से तय था, इसलिए दोनों बहन-भाइयों की शादी एक साथ ही रख दी गई थी। वो माइयों की दुल्हन बनी थी, चेहरे पर टूट का रूप आया था, लेकिन अंदर जो दिल था, वो वीरान और बंजर होकर रह गया था। खान हाउस के गार्डन में ही वो दोनों बहन-भाई सामने सोफ़े पर बैठे हुए थे। वक़ास शहर का एक जाना-माना बिज़नेसमैन था। वो लोग शहर के अमीर और रईस लोगों में शुमार होते थे। इसकी एक नज़र ऊपर उठी थी। सामने से ही बादल चलता हुआ आ रहा था। इसने आस-पास देखा, वकास यहाँ नहीं था। वो उठकर किसी मेहमान से कोई बात करने गया था। जब वो धीरे से इसके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठा, नायाब की आंखें न चाहते हुए भी नम हुईं। वो हल्का सा मुस्कुराया था, फिर धीरे से नायाब के सर पर हाथ रखा। खुदा तुम्हें हमेशा खुश खुश रखे। इतना कहते हुए वो मुस्कुरा दिया। और नायाब इसके दिल की दुनिया एक बार फिर टूटकर बिखरी थी। वो चाह कर भी अपने आंखों की नमी काबू न कर पाई। आंखों से दो आंसू टूट कर गिरे थे और गालों पर बह गए। खूबसूरती में नायाब भी किसी से कम नहीं थी। इसकी गहरी भूरी आंखें, इनमें चमकती मासूमियत, इसका सफेद दूधिया चेहरा। मगर कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत खूबसूरती की मोहताज नहीं होती। वो रात आखिरी रात थी जब इसने आखिरी बार बासिल को देखा। फिर वो हमेशा के लिए रुखसत होती, इरफान की दुल्हन बने इस घर से चली गई। मगर वो नहीं जानती थी कि इसकी जिंदगी की जहन्नुम शुरू हो गई है। वो दुल्हन बनी इस वक्त इरफान के कमरे में बैठी थी। दिल हर किस्म के एहसास से आरी था। जब मनपसंद शख्स ही ना मिले, तो फिर जो मर्जी मिल जाए, क्या फर्क पड़ता है। रात के 10 बज गए थे जब कमरे का दरवाज़ा खुला और इरफान अंदर अंदर दाखिल हुआ। वो चेहरा झुकाए वैसे ही बैठी थी जब वो इसके सामने आकर बैठा। चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। आखिर है क्या तुम में, जो मेरी माँ तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए मरी जा रही थी। अचानक ही इसने नयाब का चेहरा दबोचे इतनी सख्ती से कहा कि नयाब पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। इरफान की उंगलियां इसे अपने चेहरे के अंदर धंसती हुई महसूस हुई। इसे तकलीफ होने लगी थी।
एक बात तुम्हें आज ही बता रहा हूँ, कान खोल कर सुन लो। ना ही मैं कभी तुम में इंटरेस्टेड था और ना ही तुमसे शादी करना चाहता था। इनफैक्ट मैं तो किसी और से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन नहीं, मेरी माँ को तो जैसे खानदानी बहू चाहिए थी, इसलिए तुम्हें ब्याह कर मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया। और मेरा बाप, वो तो मुझे जायदाद से आग करने की धमकी दे रहा था। इसलिए तुम जबरदस्ती मेरी जिंदगी में मुसल्लत की गई हो। कभी भी मुझसे नरमी की उम्मीद मत रखना। वो अचानक गुस्से में आया था और नायाब को महसूस हुआ वो शराब पी कर आया है। इसके मुंह से शराब की स्मेल आ रही थी। नायाब ने बेसाख्ता इरफान का हाथ अपने गाल से दूर करना चाहा। मुझे मुझे दर्द हो रही है, इरफान, वो तड़प कर बोली थी। इरफान का हाथ दूर करने के चक्कर में इसका हाथ इरफान के कंधे पर गया। इरफान को खुद से दूर ढकेलने की कोशिश में इसने इरफान को मजीद गुस्सा दिला दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरा हाथ झटको। अगले ही पल इसका हाथ उठा था और नायाब के खूबसूरत चेहरे पर थप्पड़ का निशान छोड़ गया। इसका हाथ इतना वजनी था कि नायाब को अपना गाल आग में झुलसता महसूस हुआ। होठ का किनारा फट गया, थोड़ा सा खून रिसने लगा। अब जब मेरी जिंदगी में मुसल्लत हो ही गई हो, तो तुमसे अपना हक भी वसूल करूंगा। वो सख्ती से मुराते हुए अगले ही पल इसके चेहरा दोबारा दबोचते इसके लबों पर झुका था और इसके लबों को बेदर्दी से कुचलने के बाद वो इसे तकलीफ देने लगा। इसके गले को जगह जगह से तकलीफ देता वो नायाब की सिसकियां निकाल गया। नायाब ने इसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, मगर वो इसके वजूद पर हावी होता इस कदर अजियत से इसके वजूद पर छाया था कि नायाब को खुद से भी नफरत हो गई। अपनी सारी वहशत इसके अंदर उड़ेल चुका था। सारी रात वो इसकी पकड़ में बिन पानी बिन आब मछली की तरह तड़पती थी। मगर दूसरी तरफ फर्क किसे पड़ रहा था, और ये रात हमेशा के लिए नायाब की जिंदगी में स्याही छोड़ गई थी। वो तो ये भी नहीं जानती थी इसे किस जुर्म की सजा सुनाई जा रही है। बस इसे सजा सुना दी गई थी। अगले दिन जब वलीमा हुआ तो इसने सख्ती से नायाब को हिदायत दी थी, अगर तुमने मेरे सलूक के बारे में किसी को भी बताया, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी, तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा तुम्हारी सोच भी नहीं है। इसका गला दबाते हुए इतनी सख्ती से धाड़ा था कि नायाब सारी कांप कर रह गई। मेरी बीवी होना, तो एक बात याद रखना, मियाँ बीवी की पर्सनल कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। वो इसे जताना नहीं भूला था और नायाब मरती क्या न करती, बस खामोश रहने में ही आफियत जानी। मगर इरफान की बहन ने साफ नायाब के चेहरे पर सूजिश देख ली थी। फिर क्या, नायाब की मुमानी ने काफी गुस्से से इरफान को डांटा था। थप्पड़ की क्या जरूरत थी, बेवकूफ इंसान। अगर इसके घर वालों ने देख लिया तो फिर क्या होगा। वो तो शुक्र था कि वलीमे के मेकअप में इसके थप्पड़ का निशान इरफान की बहन ने कवर कर दिया, वरना वो जानते नहीं थे कि खानदान के बेटे कितने गुस्से वाले हैं। वलीमे के फंक्शन में नायाब खामोश खामोश थी। इसकी ये खामोशी सबने बस कुदरती शर्मिंदगी और झिझक समझी थी, मगर कोई नहीं जानता था कि वो अंदर से किस कर्ब और तकलीफ से गुजर रही थी। जब राबिया बेगम और सलीम साहब ने कहा कि वो नायाब को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, तो इरफान ने साफ मना कर दिया। इसे ये डर था कहीं वो बता ना दे कि वो गुस्से में इसे थप्पड़ मार चुका है। राबिया बेगम ने इसरार नहीं किया, मगर सलीम साहब ने इसरार किया था। बेटा, ये तो रस्म है। लेकिन इरफान और इसके माँ बाप के इसरार पर वो हार गए थे। इसीलिए वो नायाब को वापस अपने साथ खान हाउस लेकर नहीं जा सके और यूं इस तरह नायाब की जिंदगी मजीद अंधेरों में डूब गई। वो तकरीबन हर रोज ही इस शख्स की मार खाती, मगर खामोशी से सर झुका देती, क्योंकि राबिया बेगम ने साफ कह दिया था कि तुम्हें हर हाल में इस रिश्ते को निभाना है। वो इसका मोबाइल फोन भी छीन चुका था।
अगर इसे राबिया बेगम से बात करनी होती तो इसे इरफान की मौजूदगी में ही बात करनी पड़ती। वो नहीं चाहता था कि वो इरफान की हरकत राबिया बेगम को या किसी दूसरे को बताए, और यूं इसे इस शख्स के साथ रहते वक्त गुजरने लगा, और गुजरते वक्त वे नायाब मजीद मुरझा गई थी। इसके अंदर जिंदगी जीने की नमक भी खत्म हो गई थी। दूसरी जानिब अगर बासिल की बात की जाए तो बासिल के घर वालों ने रामीन के घर वालों से बात की थी। रामीन के वालिद रिश्ता देने के लिए मान गए थे, मगर इनका कहना था कि फिलहाल वो सिर्फ निकाह कर सकते हैं। इन्हें रामीन की शादी की तैयारी करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। बासिल ने तो बहुत मना किया था कि इसे कोई जहेज वगैरह नहीं चाहिए। वो रामीन को ऐसे ही अपनी बीवी बनाना चाहता है। वो इससे मोहब्बत करता था, और मोहब्बत में इंसान हर चीज कुर्बान कर देता है। मगर रामीन के वालिद का कहना था कि बस कुछ वक्त दे दे, वो अपनी बेटी को इस तरह खाली हाथ रुखसत नहीं करेंगे। यूं इनका निकाह हो गया। निकाह के दिन भी नायाब आई थी, इरफान के साथ सिर्फ कुछ घंटों के लिए। वहीं एक कोने में खड़ी वो इन दोनों का निकाह होते देख रही थी। मगर आज दिल को कुछ नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई। बस दिल से इन दोनों की खुशी के लिए दुआ निकली थी। एक वक्त में बासिल इसकी ख्वाहिश हुआ करता था, मगर आज वो शख्स इसके लाशऊर में भी नहीं रहा था। जिस दिन वो इरफान की बीवी बनी थी, इस दिन ही इसने खुद से ये वादा कर लिया था कि वो अब कभी भी बासिल को नहीं सोचेगी। बासिल खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। जिस लड़की से दीवानों की तरह आखिरी हद तक टूट कर मोहब्बत की, आखिर वो इसकी बीवी बन गई थी। वो इन दोनों के सामने खड़ी थी। अल्लाह पाक आप दोनों को हमेशा खुश रखे और आपकी जोड़ी सलामत रहे। दुआ देते हुए इसकी आंखों में कुछ जख्मी हुआ था, जो बासिल ने तो नहीं, लेकिन रामीन ने जरूर महसूस किया। इसे कुछ अजीब लगा था। इरफान इसे फौरन अपने साथ वापस घर ले गया था। राबिया बेगम ने तो कहा था कुछ देर रुक जाओ, मगर इरफान ने काम का बहाना बना दिया कि वो फिर कभी आएंगे। इतना कहते हुए वो दोनों निकल आए। वो एक मिनट के लिए भी नयाब को इनके साथ नहीं छोड़ सकता था। अगर नयाब की जबान ने सच उगल दिया तो वो कहीं का नहीं रहेगा। वैसे भी इसने अपनी झूठी इमेज बना रखी हुई थी। कभी कभी वालिदैन के फैसले औलाद पर बहुत भारी पड़ जाते हैं। इसी तरह नयाब पर भी अपनी माँ का फैसला बहुत भारी पड़ गया था। इसकी माँ तो बहुत पुरसुकून थी, मगर वो हर रोज इस चीज की सजा काटती थी। कुछ महीने मजीद गुजर गए थे। वो सारे डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे जब वकास का मोबाइल फोन बज उठा। इसने मोबाइल कान से लगाया तो मुमानी का फोन था। उन्होंने बताया नयाब की तबीयत काफी खराब हो गई है, इसलिए वो लोग इसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ये सुनता हुआ वकास भी जल्दी से हॉस्पिटल की जानिब भागा। इसके साथ इसकी बीवी फिजा भी थी। राबिया बेगम भी इनके साथ ही थी। वो सारे लोग इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थे। मुबारक हो, बेटी हुई है। नर्स ने मुस्कुराते हुए इस गुलाबी कम्बल में लिपटी हुई वो नाजुक बच्ची इरफान की माँ के हाथों में थमाई, और इरफान की माँ की आंखों में नागवारी आई थी। इससे पहले कोई कुछ कहता, वकास ने आगे बढ़ते जल्दी से बच्ची को पकड़ लिया। अरे वाह अम्मा, देखें, मैं मामू बन गया हूँ। वो बहुत खुश था। वो बच्ची बहुत खूबसूरत थी, सफ़ेद रुई में लिपटी हुई। वो बच्ची इतनी नाजुक थी जितनी शायद एक वक्त में नायाब भी हुआ करती थी। फिजा और राबिया बेगम इस वक्त नायाब के पास बैठी हुई थी, और नायाब का चेहरा मुरझाया मुरझाया सा था। फिजा ने नोट किया था कि मुमानी और इरफान के घर वालों का रवैया नायाब के साथ बहुत उखड़ा उखड़ा सा था। क्या इन लोगों को बेटी होने की खुशी नहीं थी, या फिर वो लोग बेटा चाहते थे? कोई चीज थी जो इसे खटक रही थी। इसे इस बारे में वकास से बात करनी चाहिए। राबिया बेगम चाहती थी नयाब को अपने साथ लेकर जाएं, लेकिन मुमानी ने साफ मना कर दिया। हरगिज नहीं, मेरी बहू कहीं नहीं जाएगी। इनके लहजे में अजीब सा गुस्सा था, जो राबिया बेगम तो नहीं,
लेकिन फिज़ा महसूस कर गई थी। वो लोग वापस घर आए। फिज़ा कमरे में परेशान सी बैठी थी। जब आकाश कमरे में दाखिल हुआ, क्या हुआ है? कुछ परेशान लग रही हो। वो इसके चेहरे के उड़े रंग देख सकता था। वो उसके करीब आई। पता नहीं क्यों वकास, लेकिन मुझे लगता है जैसे मोमानी को बेटी की कोई खास खुशी नहीं हुई। आपने देखा वो किस तरह अजीब से लहजे में नायाब से बात कर रही थी। कोई भी खुश नहीं हुआ। बेटियां तो रहमत होती हैं। वो इसी परेशानी से अपनी टेंशन का इजहार कर रही थी कि वकास आसूदगी से मुस्कुरा दिया। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एक बार तसल्ली के लिए इरफान से बात करूंगा। इसने फिजा को तो पुरसुकून कर दिया था, मगर खुद अब इसे अंदर ही अंदर ये बात खटक रही थी। लेकिन इरफान से बात नहीं कर पाया, क्योंकि दरमियान में ही बासिल की शादी होना तय पाई थी, और फिर वो लोग बासिल की शादी में मसरूफ हो गए। अगर बासिल रामीन से मोहब्बत करता था, तो रामीन भी बासिल से इतनी ही मोहब्बत करती थी। इन दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। शादी में नयाब अपनी तबीयत खराबी की वजह से नहीं आ सकी, इसलिए किसी ने भी कोई भी सवाल नहीं किया। मजीद एक साल गुजर गया, और इस एक साल में नयाब अपने घर में कैसी थी, किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की। हर शख्स अपनी जिंदगी में मगन हो गया था, और अगर वो लोग जानने की कोशिश भी करते, तो इरफान नयाब के हर गम पर पर्दा डाल देता था। वो अपने मायके से कटकर रह गई थी। बहुत कम वो खान हाउस आती थी, और अगर आती भी थी तो सिर्फ कुछ घंटों के लिए, और फौरन वापस चली जाती थी। बासिल भी अब बाप बनने वाला था। वो बहुत खुश था। जूं जूं दिन करीब आ रहे थे, वो रामीन को लेकर बहुत हसास हो गया था। वो रामीन का बहुत ख्याल रखता था। बस भी कर दें बासिल, मैं कौन सा दुनिया की अनोखी औरत हूँ। वो बासिल को अपने लिए इतनी फिक्र करती देखती, बस एक ही बात कहती थी, तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खास औरत हो, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो रामीन। वो बस मोहब्बत से इसके माथे को छूता, एक ही बात कहता था। रामीन इसकी इस कदर मोहब्बत में दिन ब दिन मजीद हसीन होती जा रही थी। बेशक अगर मर्द मोहब्बत करने वाला और औरत का ख्याल रखने वाला हो, तो औरत का हुस्न निखरने लगता है। लेकिन अगर वही मर्द औरत को तकलीफ देने वाला हो, तो फिर औरत अंदर से मरने लगती है। आज वकास अपनी किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में उमैर के साथ एक रेस्टोरेंट में आया था। वो दोनों अपने क्लाइंट से बात कर रहे थे। मीटिंग डन करने के बाद क्लाइंट्स उठे और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। अचानक उमैर की नज़र एक टेबल पर गई, और अगले ही पल उमैर की मुस्कुराहट सिमटी। इससे पहले उमैर अपनी निगाहें मोड़ता, बदकिस्मती से वकास की निगाह भी इस टेबल तक उठी। वो इरफान है ना? इसने तरदीद चाहने के लिए उमैर से पूछा। जी भाई, उमैर ने कुछ परेशानी से कहा था। ये इसके साथ लड़की कौन है? वो दोनों हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। इरफान के साथ कोई लड़की बैठी थी, और इरफान ने इसके दोनों हाथ पकड़ रखे थे। वो दोनों बहुत करीब बैठे थे और बातें भी इस तरह कर रहे थे। साफ पता चल रहा था इन दोनों में दोस्ती से ज्यादा कुछ खास है। इससे पहले वकास उठा और इसकी जानिब बढ़ा। उमैर ने इसका हाथ पकड़ लिया। रुक जाएं भाई, इस तरह नहीं। हम नहीं जानते वो लड़की कौन है। पहले हमें पता करना होगा वो लड़की कौन है। इस तरह न आपकी जिंदगी किसी खतरे में नहीं डाल सकते। हम बेटी वाले हैं। पहले बात की तफ्तीश कर लेनी चाहिए। उमैर ने एक बोंगी सी दलील दी थी, मगर वकास इतना भी बच्चा नहीं था। उमैर के रोकने पर वकास रुक तो गया। ठीक है, तुम पता करो ये लड़की कौन है, और मुझे 2 दिन में इस लड़की की सारी डिटेल्स चाहिए। सख्ती से कहते हुए वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। इसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, क्या इरफान नयाब को धोखा दे रहा था? नयाब अपने घर में खुश तो थी। एक पल के लिए आंखों के सामने नयाब का चेहरा आया। वो शादी के बाद बहुत बदल गई थी। खामोश खामोश रहती थी,
और आज वकास को एहसास हो रहा था, इसने ये चीज़ महसूस क्यों नहीं की। अपनी शादी, अपने घर-बार में इतना अंधा हो गया कि इसने इस चीज़ को महसूस करना ही छोड़ दिया। वो लोग वापस घर आ गए। उमैर अपने काम पर लग गया था, लेकिन वकास बेचैन सा हो गया था। इस गुज़रे 1 साल में अल्लाह ने वकास को भी एक बेटा दिया था, मगर अब इसे नायाब की बहुत फ़िक्र थी। 2 दिन मज़ीद गुज़रे थे, जब उमैर इसके सामने बैठा था। वो दोनों इस वक़्त लाइब्रेरी में मौजूद थे। मैंने पता कर लिया है भाई, इस लड़की का नाम रमशा है और वो इरफान भाई काफ़ी सालों से एक साथ पढ़ते रहे हैं। और 1 महीने पहले बात करते हुए उमैर के लबों पर कुफ लग गया। वकास को बहुत कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। क्या 1 महीना पहले उमैर? इसने बेचैनी से पूछा। 1 महीना पहले इरफान भाई ने इस लड़की से निकाह कर लिया है। अल्फाज थे कि पिघला हुआ शीशा, जो वकास को अपने कानों में जाता महसूस हुआ। क्या इरफान मेरी बहन पर सौतन ले आया है? इसे अपनी ही आवाज़ किसी खाई से आती सुनाई दी। यकीन नहीं हो रहा था, इसकी बहन पर सौतन। वो ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोच सकता था। इसकी लाडो और नाजों से पली बहन। वो अगले ही झटके उठा था और लाइब्रेरी से बाहर निकलने वाला था, जब उमैर ने इसका हाथ पकड़ लिया। आप कहाँ जा रहे हैं भाई? इसने परेशान होते पूछा। मुझे अभी नायाब से मिलना है। न जाने हमारी बहन वहाँ कैसी जिंदगी गुजार रही है। मुझे लगता है फिजा ठीक थी। वो लोग नायाब से सही सलूक नहीं करते। वकास परेशान सा होता अपनी गाड़ी की जानिब भागा था। उमैर भी इसके पीछे ही था। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। इतना कहते वो दोनों वहां से निकले। इनकी गाड़ी इरफान के बंगले के बाहर रुकी। वो आज पहली बार बिना बताए मुमानी के घर आए थे। मामू शायद काम पर गए थे। इरफान तो पहले ही घर से बाहर था। वो लोग जैसे ही लाउंज में दाखिल हुए तो लाउंज में ही मुमानी की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था वो किसी पर गुस्सा उतार रही हैं। वो दोनों वहीं लाउंज में रुक गए और अब दोनों मुमानी को बोलते हुए सुन रहे थे। और मुमानी के अल्फाज सुनते इन दोनों भाइयों की रगों में खून का उबाल तेज हुआ था। यकीनन वो सारे अल्फाज नायाब को कह रही थी। नायाब जो किचन में खड़ी खाना बना रही थी, इसके कानों में भी सारी आवाजें वाजे हैं। 2 दिन हो गए हैं इरफान को गए हुए। शौहर घर से गया है, मगर नहीं, तुम्हें तो इतनी फुर्सत नहीं है कि शौहर के बारे में कुछ सोच लो। अरे एक बेटी क्या पैदा करके दे दी है, हमारे गले का अजाब बन गई है। तुम्हें चाहिए था इरफान को एक बेटा देती, इसे वारिस देती, लेकिन नहीं, खुद अपनी तरह एक बदतमीज बेटी पैदा करके हमारे सरों पर बिठा दी है, जो हर वक्त किसी न किसी को तंग किए रखती है। किचन के दरवाजे के साथ लगी वो 2 साला बच्ची सहमी हुई निगाहों से वो आवाजें सुन रही थी। बस तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने अब मेरे बेटे को वारिस नहीं दिया तो तुम्हारे मुंह पर तलाक के 3 बोल बुलवा कर तुम्हें इस घर से दफा कर दूंगी। अरे मैंने तो ये सोचा था, चलो अपने घर की बच्ची है, हमें वारिस दे देगी, लेकिन नहीं, तुम्हारे इस घर में आते ही मनूसियत के साए हमारे सरों पर मंडलाने लगे हैं। कभी दिल कभी कभी तो दिल चाहता है तुम्हें इस घर से ही बाहर निकाल दूं। तुम जैसी औरतें ही होती हैं जो सिर्फ बेटियां पैदा करती हैं। अरे बेटा पैदा करना तो तुम्हारे नसीब में है ही नहीं। देखना तो सिर्फ बेटियों की माँ ही बन सकती हो। तुम जैसी औरतें ही होती हैं जो बेटा पैदा नहीं करती। मुमानी और भी गुस्से से कुछ बोल रही थी और वो किचन में खड़ी नम आंखों के साथ इनकी सारी बातें सुन रही थी। चक्कर आ रहे थे। इसकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, मगर वहां पर परवाह किसे थी। जल्दी से खाना बनाओ, सारे काम तुम्हें ही करने हैं। हम क्यों बहू के होते हुए मुलाजमों की फौज रखें। वकास वहीं दरवाजे में खड़ा मुमानी की सारी बकवास सुन रहा था, जब इतने में छोटी सी महमल की आवाज आई। मम्मा भूख लगी है। वो बामुश्किल टूटे फूटे लहजे में बोल सकी थी। इससे पहले नायाब कुछ कहती
عرفان کی بہن نے غصے سے اسے گھورا تھا اور بچی ایک قدم سہم کر نیاب کی جانب بھاگی تھی۔ کتنے ہی آنسو تھے جو نیاب کی آنکھوں سے بہتے گالوں پر پھسل گئے۔ یہ ذلت، یہ رسوائی تو اس کا مقدر بن گئی تھی۔ مومانی اب شاید گالیاں بک رہی تھی۔ اس سے مزید بکواس سننے کی ہمت وقاص میں نہیں تھی۔ وہ آگے بڑھا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مومانی؟ اس کی دہاڑ سے سارا لاؤنج دہل اٹھا تھا، یہاں تک کہ کچن میں کام کرتی نیاب کے ہاتھ بھی کانپ گئے۔ ارے ارے وقاص، تم کب آئے؟ مومانی جلدی سے بھوکلاتی ہوئی بولی تھی۔ بس میرے سامنے زیادہ ناگن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کیا بکواس کی؟ میں سب کچھ سن چکا ہوں۔ اتنا زہر بھرا ہوا ہے آپ لوگوں کے دل و دماغ میں میری بہن کے خلاف۔ نیاب، نیاب، کہاں ہو؟ وہ غصے سے گرجتے ہوئے نیاب کو آوازیں دینے لگا۔ وہ جو کچن میں تھی بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ بھائی، کانپتے لہجے میں اتنا ہی کہہ سکی۔ عمیر اور وقاص دونوں کی نگاہیں ایک پل کے لیے اس کے چہرے کی جانب اٹھیں۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے وقاص کی رگوں میں خون کا ابال تیز ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر صاف زخم کے نشان تھے، جیسے اسے مارا گیا ہو۔ چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ اس کا وجود اتنا کمزور ہو گیا تھا جیسے نہ جانے کب سے کھانا بھی ٹھیک سے نہ کھایا ہو۔ اس سے پہلے وقاص اس کی جانب بڑھتا، وہ چکرا کر زمین بوس ہوئی تھی اور وقاص فوراً اس کی جانب بھاگا تھا۔ نیاب، نیاب، کیا ہوا ہے؟ پریشان سا ہوتا اس کے گال تھپ تھپایا، مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ عمیر نے ایک نظر محمل کو دیکھا جو سہمتی ہوئی مزید دروازے کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ عمیر کی آنکھوں میں نمی اکھٹی ہوئی۔ وہ جلدی سے نیاب کی چھوٹی سی بیٹی تک گیا، اسے اٹھا لیا اور جلدی سے اپنے آغوش میں لیتے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مجھے لگتا ہے اسے کمزوری سے چکر آ گئے ہوں گے، مومانی جلدی سے میٹھی چری بنتے ہوئے بولی تھی۔ بس، خبردار اگر آپ نے میری بہن کو ہاتھ لگایا۔ وقاص دہاڑا تھا۔ آپ کی ساری بکواس میں سن چکا ہوں۔ میری بہن کے ساتھ جو ظلم آپ نے کیا ہے نا، اس کا بدلہ بعد میں لوں گا۔ وہ جلدی سے نیاب کو اپنی باہوں میں اٹھائے وہاں سے بھاگا تھا۔ عمیر بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکلا۔ وہ تیز رفتار سے گاڑی چلاتے ہوئے ہاسپٹل پہنچا۔ اگلے ہی پل وہ ڈاکٹر ڈاکٹر چلاتا ہوا راہداری میں بھاگ رہا تھا۔ 10 منٹ تک نیاب کو آئی سی یو میں لے جایا جا چکا تھا، کیونکہ اس کا سارا چہرہ نیلا پڑ گیا تھا اور باہر وہ پریشان سا ٹہل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی عمیر بھی محمل کو اٹھائے اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ محمل کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جس میں جوس اور لیس کے ساتھ بسکٹ تھے جو اسے عمیر نے لے کر دیے تھے۔ یقیناً وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ نہ جانے بچی کب سے بھوک سے بلک رہی تھی اور ان لوگوں کو اپنی ہی بچی پر رحم نہیں آیا۔ نہ جانے وہ نیاب کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہوں گے۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے وقاص کی رگوں میں خون کا ابال تیز ہو رہا تھا، کیونکہ محمل نے عمیر اور وقاص کو بہت کم دیکھا تھا، اس لیے وہ ان لوگوں سے اتنی اٹیچ نہیں تھی۔ عمیر نے دیکھا وہ جوس کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، تو اس نے آہستہ سے محمل کے ہاتھوں سے جوس پکڑتے ہوئے اس میں اسٹرو ڈالا اور اب وہ اسٹرو محمل کے ہونٹوں سے لگا چکا تھا۔ وقاص پریشان سا بیٹھا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے ایسے ہی گزر گئے۔ دروازہ کھولے اور ڈاکٹر باہر نکلی۔ وقاص جلدی سے ڈاکٹر کی جانب بڑھا تھا۔ ڈاکٹر، میری بہن کیسی ہے؟ بےتابی سے پوچھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کا حمل ضائع ہو چکا ہے۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو وقاص کی کانوں میں اترا۔ تو کیا وہ ماں بننے والی تھی؟ اسے اس بارے میں پتا کیوں نہیں تھا؟ مجھے لگتا ہے انہیں کسی قسم کا زہر دیا گیا ہے۔ الفاظ ایک بار پھر سے سیسے کی طرح وقاص کے کانوں میں اترے تھے۔ زہر ان کی ساری باڈی میں پھیل چکا ہے۔ شاید وہ خود بھی اس زہر سے بے خبر تھی۔ ان کے بچے کو مار دینے کی کوشش کی گئی ہے اور اس لیے بچہ ختم ہوا ہے اور اس کا زہر سارے وجود میں پھیل گیا ہے۔ یہ تو شکر ہے آپ لوگ وقت رہتے انہیں ہاسپٹل لے آئے۔
اگر کچھ گھنٹے مزید گزرتے تو شاید ان کی موت بھی ہو سکتی تھی، اور مجھے لگتا ہے ان کا 2-3 بار آپریشن بھی کروایا گیا ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ آج وقار کے سر پر آسمان پھوڑنے کے لیے کافی تھے۔ ڈاکٹر نے جو کچھ بتایا اس کے بعد وقاص مزید زمین کے اندر تک دھس گیا تھا۔ تقریباً 24 گھنٹوں کے بعد جا کر نیاب کی حالت میں سدھار آیا تھا۔ نیاب ہوش میں آئی تھی۔ رابعہ بیگم پریشان سی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو جب ماں کو دیکھا تو ماں شرمندگی سے نظریں جھکا گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو، یہ میں نے کیا کر دیا نیاب؟ ساری سچائی جان لینے کے بعد رابعہ بیگم کو افسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت غلط کیا۔ ساری سچائی پتہ چل گئی تھی۔ عرفان اسے مارتا پیٹتا تھا، اور پھر ان لوگوں نے 2 بار نیاب کا ابارشن کروا دیا، صرف یہ جان لینے کے بعد کہ الٹرا ساؤنڈ میں یہ شو ہوا کہ بیٹی ہے اور انہیں بیٹی نہیں چاہیے تھی۔ وہ پہلے ہی ایک بیٹی کے بعد نیاب سے مزید اکھڑے اکھڑے رہنے لگے تھے۔ مومانی اور عرفان کا رویہ اس کے ساتھ بہت برا تھا، اور اس بار جب ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹی ہوگی تو اس بار نیاب نے ابارشن کروانے سے منع کر دیا۔ اس نے کہہ دیا وہ مزید یہ گناہ نہیں کرے گی، اس لیے مومانی نے اس کے دودھ میں زہر ملا کر دے دیا تاکہ بچہ ختم ہو جائے۔ وہ لوگ کس قدر گھٹیا تھے، یہ وقاص کو اندازہ ہو گیا تھا۔ میں عرفان کو چھوڑوں گا نہیں، میں اسے سلاخوں کے پیچھے کرواؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں طلاق دلواؤں گا۔ تم مزید وہاں نہیں جاؤ گی۔ وقاص نے سختی سے فیصلہ سنایا تھا۔ نیاب نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے اندر ہر احساس مر گیا تھا۔ محمل محمل کہاں ہے؟ پریشان ہوتے پوچھا۔ وہ عمیر کے ساتھ ہے۔ عمیر اسے کچھ دیر کے لیے باہر گھمانے لے کر گیا ہے۔ بچی ہے، ہاسپٹل میں اس کا دل گھبرا گیا تھا، رابعہ بیگم نے جواب دیا۔ اس نے ماں سے بھی کوئی بات نہیں کی۔ 3 دن بعد وہ ڈسچارج ہونے کے بعد ان کے ساتھ خان ہاؤس آ گئی۔ ماموں مومانی نے کافی کوشش کی کہ وہ وقاص کا دل صاف کر سکیں، مگر وقاص اپنی بہن کی حالت دیکھ لینے کے بعد عرفان کے ساتھ ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ اسے پولیس کے حوالے بھی کر چکا تھا، اور عرفان کی سزا سخت ہونے والی تھی۔ آج نیاب کو خان ہاؤس آئے دوسرا دن تھا جب اچانک رامین کی طبیعت خراب ہوئی۔ باسل رامین کو ہاسپٹل لے کر گیا، اور اب وہ باہر بے چینی سے ٹہلتا ہوا رامین اور بچے کی حفاظت کی دعائیں کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ ڈاکٹرز باہر نکلے۔ مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کمبل میں لپٹا ہوا وجود باسل کی جانب بڑھایا۔ اور میری بیوی؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہتر ہوگا آپ ایک بار مل لیں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے وہ جلدی سے بچے کو نور بانو کے حوالے کرتا ہوا اندر بھاگا تھا۔ اندر پہنچا تو رامین نیم بے ہوشی میں تھی۔ اس کا سارا وجود تکلیف کا شکار تھا۔ باسل کی روح تڑپ اٹھی تھی۔ وہ اس کی اولاد کو دنیا میں لانے کے لیے خود موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ باسل اس کے پاس بیٹھا، دھیرے سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اس کے لمس سے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ باسل، محبت سے پکارا۔ باسل کی آنکھوں میں نمی اکھٹی ہوئی۔ مجھے آپ کو بہت اہم بات بتانی ہے۔ نہ جانے وہ کیا کہنے والی تھی۔ ابھی کچھ مت کہو، بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم تینوں گھر چلیں گے، ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ جائے گا۔ اس نے مسکرا کر کہا، مگر رامین کی حالت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ شاید اب وہ مزید زندگی نہ جی سکے۔ مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے، لیکن میں بہت خوش ہوں، میں سکون سے مر جانا چاہتی ہوں۔ باسل، ہمارے بیٹے کا خیال رکھیے گا، اور مجھے آپ کو ایک اہم بات بتانی ہے۔ وہ دوبارہ اس طرف آئی۔ باسل اس کی طرف جھکا۔ ایسے مت کہو میری جان۔ ایک بار پھر اس کے ماتھے پر لب رکھی۔ نیاب نیاب بہت اچھی ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ آپ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ میں نے ہمارے نکاح پر اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں تکلیف دیکھ رہی تھی۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے
तो آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ نیاب سے شادی کر لیں گے۔ رامین کے الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا، جو باسل کو اپنے کانوں میں جاتا محسوس ہوا۔ تم ہوش میں تو ہو رامین؟ وہ غصے سے گرجا تھا۔ رامین مسکرائی تھی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں باسل۔ دھیرے دھیرے سے اس کے قریب ہوتی اس کے سینے سے آ لگی۔ میں تم سے ساری دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ مگر شاید جدائی باسل کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگی گہری نیند میں اتر گئی اور باسل کی ساری دنیا تباہ ہو گئی تھی۔ اس کا چھوٹا روتا بلکتا بچہ تنہا رہ گیا۔ باسل کی محبت کی داستان پوری ہونے کے بعد ادھوری رہ گئی۔ خان ہاؤس پر قیامت کا سما تھا۔ باسل کا برا حال تھا۔ کوئی ہوش نہیں تھی۔ وہ کمرہ بند کیے بیٹھا تھا اور ہر چیز توڑ پھوڑ رہا تھا۔ اس نے رامین کو شاید کسی پاگلوں کی حد تک چاہا تھا اور اب رامین کی موت اسے تکلیف دیتی جا رہی تھی۔ رامین کی موت کے 4 دن گزر گئے تھے اور اس وقت اس کی قبر کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کی قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ تم تو کہتی تھی مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گی۔ تم دھوکے باز نکلی رامین۔ تم تو کہتی تھی مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گی، لیکن تم کیسے مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ابھی رامین کی موت کو دن ہی کتنے ہوئے تھے جب رامین کی خالہ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی اب بچہ بن ماں کے کیسے رہے گا، اس لیے میں تو کہتی ہوں کہ بچہ اس کی خالہ کے حوالے کر دیں۔ شاید وہ انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہتی تھی کہ اب باسل کی شادی رامین کی چھوٹی بہن سے ہو جانی چاہیے۔ اس طرح بچے کو سوتیلی ماں کے بجائے خالہ مل جائے گی۔ اس کی بات پر فضا اور نور بانو نے غصے سے انہیں گھورا تھا۔ ابھی رامین کی موت کو وقت ہی کتنا ہوا ہے، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ فضا کی سختی سے کہی بات پر وہ ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ وہ ساری اس وقت کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، پاس ہی نیاب بیٹھی تھی۔ فضا مسلسل اس چھوٹے سے بچے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سے زیادہ برداشت نیاب میں نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اسے ماں کا دودھ چاہیے، لیکن وہ کہاں سے ماں کا دودھ لاتے؟ دوسرا دودھ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ تھا۔ نیاب نے لمحوں میں ایک فیصلہ کیا۔ وہ جلدی سے صوفے سے اٹھی اور فضا کے پاس آتے اس کے ہاتھوں سے بچے کو پکڑا اور جلدی سے گود میں لیتی وہ اسے اپنا دودھ پلانے لگی۔ کمرے میں بیٹھی ساری عورتیں ساکت رہ گئیں، رابعہ بیگم بھی اور نور بانو بیگم بھی، مگر کسی نے بھی کچھ بھی نہیں کہا۔ بچہ دودھ پینے کے بعد سکون میں آ گیا۔ مجھے معاف کر دو، لیکن میں کیا کرتی؟ تمہیں اس طرح روتے نہیں دیکھ سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ حق تمہاری ماں کا تھا، لیکن میری ممتا بھی تڑپ رہی ہے۔ وہ بے بسی سے بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہوئی بولی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وقت گزر ہی جاتا ہے۔ وقت مزید 1 سال آگے سے رکھ گیا تھا۔ نیاب کے غموں میں کچھ حد تک راحت آ گئی تھی۔ اسے عرفان سے نجات مل گئی تھی۔ وقاص نے اسے طلاق دلوا دی تھی اور اب وہ اور محمل خان ہاؤس میں ہی رہتے تھے اور ان کے ساتھ وہ ایان کا بھی بہت اچھے سے خیال رکھتی تھی۔ باسل نے خود کو بس صرف ایان اور ہاسپٹل کی ذات میں گم کر لیا تھا۔ رامین کے جانے کے بعد وہ اس قدر سنجیدہ رہنے لگا تھا جیسے کوئی روبوٹ ہو۔ وہ صرف ایان سے پیار کرتا تھا۔ گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا بہت کم کر دیا تھا۔ سارے چاہتے تھے وہ دوسری شادی کر لے تاکہ اس کا غم ہلکا ہو جائے، مگر وہ صاف کہہ چکا تھا کہ رامین کے بعد کوئی بھی اس کی زندگی میں نہیں آ سکتی۔ اکثر ہی وہ ہاسپٹلز کے کیمپس میں چلا جاتا۔ اس طرح جو میڈیکل کیمپس لگتے تھے وہ دوسرے شہروں میں ہی لگتے تھے، اس لیے وہ مہینوں مہینوں ہفتوں ہفتوں گھر سے غائب رہتا تھا اور اس کے گھر سے غائب رہنے کے بعد نیاب ایان کا خیال رکھتی تھی۔ اس کے لیے ایان اس کا بیٹا تھا۔ اس پورے 1 سال میں اس نے ایان کو اپنا دودھ پلایا تھا۔ وہ اس کی رضائی ماں بن گئی تھی۔ اس بات سے کیا فرق پڑتا تھا کہ وہ رامین کا بیٹا تھا؟ اس کے لیے تو وہ اس کا بیٹا تھا۔ اسے رامین سے کوئی حسد نہیں تھا
वो तो ये भी भूल गई थी कि वो कभी बासिल से मोहब्बत करती थी। हर चीज़ पर वक़्त की धूल पड़ती जा रही थी। आज वो घर में दाखिल हुआ, चेहरा आज भी वैसा ही था, बस दाढ़ी कुछ बढ़ गई थी। इससे पहले वो लाउंज में अंदर जाता, इसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो परेशान सा हुआ। आवाज़ पिछले गार्डन से आ रही थी। बासिल पिछले गार्डन में गया तो वहीं झूले पर 3 साला महमल बैठी रो रही थी। वो परेशान हुआ। महमल क्या हुआ? इसके पास ही झूले पर बैठता बोला। महमल ने चेहरा उठाए बासिल को देखा। किसी ने कुछ कहा है? बासिल ने प्यार से पूछा था। वो चाहकर भी बच्चों से गुस्से से बात नहीं कर सकता था, चाहे इसके अंदर जितनी मर्जी संजीदापन आ गया हो। मामू, मामा ने मारा। वो सू करती बोली कि बासिल हैरान हुआ। नयाब ने? लेकिन नयाब ने क्यों मारा? वो महमल का गाल सहलाकर पूछ रहा था। बस मैंने यही पूछा कि फहद के पास वक्कास मामू हैं, तो फिर मेरे बाबा कहाँ हैं? इस बात पर ही मामा ने थप्पड़ मार दिया। वो मासूमियत से बता गई थी और बासिल एकदम लब भींच कर रह गया। वो जान गया था कि नयाब को क्यों गुस्सा आया होगा। कोई बात नहीं मामू की जान, चलो हम अंदर चलते हैं, मैं तुम्हें चॉकलेट लेकर दूंगा। आइंदा मामा से ये ना पूछना, ओके? महमल ने इस बात में सर हिलाया था, मगर आज बासिल को एहसास हुआ वो अपनी बच्ची को एहसास कमतरी का शिकार हो रही है। वो घर में दाखिल हुआ तो राबिया बेगम नयाब के पास बैठी हुई थी और नयाब की झोली में अयान था। अब तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोच लेना चाहिए। मैं तो कहती हूँ शादी कर लो नयाब। बस कर दें अम्मा खुदा के वास्ते। मेरी जिंदगी का एक हादसा, एक तजर्बा काफी है। नयाब झुंझला ही गई थी। आखिर कब तक इस तरह हमारे दर पर पड़ी रहोगी? तुम्हारी शादी एक दिन तो होनी ही है। अगर तुम कहो तो मैं बासिल से बात करूं। वैसे भी तो अयान को तुम माँ की तरह संभाल रही हो। इसकी बात सुनते हुए बासिल के साथ नयाब दोनों की रगों में खून का उबाल तेज हुआ। बस कर दें अम्मा, आप होश में तो हैं। अयान का ख्याल रखना एक अलग चीज है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसकी माँ हूँ। इसकी माँ सिर्फ रामीन है। वो गुस्से से कहती हुई अंदर कमरे में चली गई और बासिल एकदम जैसे पुरसुकून हो गया। इसे नायाब का जवाब अच्छा लगा था, लेकिन अब सलीम साहब और फुरकान साहब दोनों को अपने अपने बच्चों की फिक्र लगी हुई थी। ये रात का वक्त था जब वो दोनों बासिल के सामने स्टडी रूम में आकर बैठे। देखो बासिल, अयान को एक माँ की ज़रूरत है और मेरे ख्याल से नायाब इसके लिए बेहतर है। तुम शादी कर लो। वैसे भी नायाब अपने घर की बच्ची है। कल को जब अयान बड़ा होगा, तुमसे पूछेगा इसकी माँ कहाँ है, तो क्या कहोगे? सलीम साहब की बात सुनते बासिल के चेहरे पर सख्ती आई। मैं कह दूंगा इसकी माँ मर गई, लेकिन इसकी माँ सिर्फ रामीन है चाचू, प्लीज। आइंदा मेरी बीवी और बच्चे को सिर्फ मेरी जात तक वाबस्ता रहने दीजिएगा। मैं जानता हूँ ना आप इसका ख्याल रखती है। इसने बिल्कुल माँ की तरह पाला है। मैं नयाब का शुक्रगुजार हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि नयाब से शादी कर लूँ। फुरकान साहब ने सलीम साहब के हाथ पर हाथ रखे, इन्हें चुप रहने का कहा। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वकास अब नयाब के लिए परेशान रहता है और वो इसके लिए रिश्ते देख रहा है। तुम खुद सोचो, अगर नयाब की शादी हो गई और इस घर से चली गई, तो अयान का क्या होगा? इसे कौन संभालेगा? अयान कहाँ अब नयाब के बिना रहता है? तुम अच्छे से सोच लो, फिर सोच समझकर जवाब देना। फुरकान साहब ने नरमी से मामला हैंडल करना चाहा था। एक बार साफ साफ कह चुका हूँ, मुझे नायाब से शादी नहीं करनी। वो संजीदगी से जवाब देता हुआ वहां से बाहर निकलता चला गया। वकास इसके सामने बैठा था। नायाब, मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो, और आखिर कब तक तुम इस तरह यहाँ बैठी रहोगी? मैं ये नहीं कह रहा तुम हमारे लिए बोझ हो, लेकिन शादी कर लोगी तो महमल को एक बाप मिल जाएगा। वो छोटी है, आज वो तुमसे पूछ रही है
मेरा बाप कहाँ है? कल जब वो बड़ी होगी तुमसे मज़ीद सवाल पूछेगी। फिर तुम क्या करोगी? इसे क्या जवाब दोगी? इसलिए बेहतर है सोच लो, गौर व फ़िक्र कर लो। तुम्हारे लिए 2-3 रिश्ते आए हुए हैं। अगर तुम कहोगी तो मैं बात चलाऊँगा, क्योंकि बासिल तो साफ मना कर चुका है। भाई की बात सुनते हुए नायाब आँसू पीती रह गई। वो जानती थी इस सब की नीयत गलत नहीं है। भाई भाई आपको जहाँ ठीक लगे मेरी शादी करवा दें। मैं जानती हूँ मेरी बेटी एहसास कमतरी का शिकार हो रही। वो हार गई थी, इसकी ममता हार गई थी। दिल तो वैसे ही मर गया था। अब क्या फ़र्क पड़ता था इसकी शादी किससे होती है? वकास ने इसके सर पर हाथ रखा। इस बार फैसला सोच समझ कर करूँगा। मैं तुम्हें मज़ीद किसी जहन्नुम में नहीं फेंकूँगा। इतना कहता वो कमरे से निकल गया। आज इतवार का दिन था, मगर वो फिर भी हॉस्पिटल गया हुआ था। 10 बजे के करीब जब वो घर में दाखिल हुआ तो इसे हैरानी से घर में देखा। कुछ मेहमान बैठे हुए थे। एक साइड पर नयाब और महमद भी बैठे थे। वकास इन सबका तारुफ करवा रहा था। ये शाफ़े हैं, मेरे साथ बिज़नेस के मामलात सँभालते हैं। इनके 2 बच्चे हैं। बीवी का इंतकाल हो गया है। इन्हें बस एक अच्छी और नेक लड़की चाहिए, जो इनके दोनों बच्चों को बिल्कुल माँ की तरह प्यार करे और जिस तरह हमारी नयाब अयान से प्यार करती है। ये देखते हुए तुमसे शादी करना चाहते हैं। बासिल ने हैरानी से इस शख्स को देखा, जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा थी, और एक पल को के लिए इसने नयाब को देखा, और अगले ही पल बासिल की रगों में खून का उबाल तेज हुआ था। इन दोनों की उम्रों में 15 साल का फ़र्क था। क्या वकास पागल हो गया था? क्या हो रहा है यहाँ? बासिल आगे बढ़ते हुए बोला, अरे आ जाओ, तुम भी आ जाओ। बासिल बैठ जाओ। असल में शाफ़ी साहब नायाब के रिश्ते के सिलसिले में आए हैं, तो बस मैं वही बात कर रहा था। वक्कास की बात सुनते हुए बासिल की आंखों के सामने एक पल के लिए रामीन की आखिरी ख्वाहिश आई। इसने एक नज़र नायाब को देखा। क्या वाकई वो इससे मोहब्बत करती थी? फिर एक नज़र महमद को देखा। क्या नायाब ऐसे शख्स का साथ डिज़र्व करती थी, जो 40 साल से ज़्यादा उम्र का हो? दिल ने कहा था नहीं, वो इतना संग-दिल नहीं था। इतने में 1.5 साला अयान सोफ़े से उठता हुआ बासिल की जानिब भागा था। बाबा बाबा करता हुआ इसकी टांगों से लिपट गया। बासिल ने अयान को पकड़ते हुए नायाब के हाथों में थमाया। तुम दोनों माँ बेटे कमरे में जाओ, इनसे मैं बात करता हूँ। इसने बराह रास्त नायाब की आंखों में आंखें डाले कहा था। नायाब पहले तो इसके रवैये से चौंकी थी, क्योंकि इसने पहली बार नायाब को अयान की माँ कहकर बुलाया था। हैरान होना बनता था। फिर अयान को पकड़ते हुए वो कमरे में चली गई। बासिल ने पास बैठी मेमन को उठाकर अपनी गोद में लिया और अब इन लोगों को देख रहा था। सॉरी, लेकिन कोई शादी नहीं होगी, क्योंकि बहुत जल्द मैं नायाब से निकाह करने वाला हूँ, सो आप लोग वापस जा सकते हैं। इसने जैसे इन सबके सरों पर बम फोड़ा था। वकास के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ था। वह मेहमानों को लाजवाब करता वापस भेज चुका था। कुछ देर के पास वह नायाब के सामने बैठा था। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। नायाब, तुम्हें कोई मसला, कोई एतराज़? और नायाब हैरान परेशान सी बासित को देख रही थी। लेकिन मैं कैसे? वो परेशान थी। क्यों इस 40-45 साला शख्स के साथ तुम जाकर बैठ सकती हो, इसके लिए रज़ामंदी दे सकती हो, तो फिर मुझ में क्या कमी है? इसकी आखिरी बात सुनते हुए नायाब के दिल में कोई खंजर पेवस्त हुआ। वो इसे कहना चाहती थी कि आप दुनिया के बेहतरीन शख्स हैं, लेकिन कह नहीं पाई। ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे। वो खामोशी से इस्बात में सर हिला गई थी, और वकास का प्लान कामयाब हो गया था। 2 दिन बाद ही इन लोगों का सादगी से निकाह हो गया था। मैं जानता हूँ मैंने बहुत जल्दी रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। देखो नायाब, हम दोनों बिल्कुल दोस्तों की तरह रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस रिश्ते को मज़ीद आगे निभाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। तुम समझ सकती हो ना? वो नायाब के पास बैठा इसे अपने अंदर चलती कैफ़ियत का बता रहा था।
नायाब ने नफ़ी में सर हिलाया। आप बिल्कुल परेशान मत हो। आपने मुझे अपनी इज़्ज़त बना लिया, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब सारी ज़िंदगी मैं सिर्फ़ आपके नाम पर भी रह सकती हूँ। वो नहीं जानती थी इसकी सालों पुरानी ख़्वाहिश इस तरह से भी पूरी हो सकती है। मगर आज वैसी खुशी नहीं हुई थी, जैसी होनी चाहिए थी। वो धीरे से इसके मज़ीद करीब हुआ था। इसका हाथ अपने हाथ में लिया था। तुम बहुत अच्छी हो नयाब, लेकिन मैं रामीन से ज़्यादा किसी को नहीं चाह सकता। और मेरे बेटे का ख़्याल रखने के लिए बहुत शुक्रिया। तुमने इसकी बहुत अच्छी माँ बनकर दिखाया है। और यकीन जानो मैं महमल को कभी भी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूँगा। नयाम मुस्कुरा दी थी। मैं कभी भी आपकी और रामीन की मोहब्बत के दरमियान नहीं आना चाहती थी। रामीन हमेशा से मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है। बस आपका साथ मेरे लिए काफ़ी है। मुझे मोहब्बत नहीं चाहिए बासिल। ज़िंदगी में पहली बार नायाब को खुशी नहीं लेकिन इत्मीनान ज़रूर हो गया था। और फिर बासिल ने ये साबित कर दिया कि वो कितना अच्छा बाप है। वो महमल के सामने बैठा इसे मुस्कुराकर देख रहा था। आज से मुझे मामू नहीं बाबा कहोगी। वह हैरान हुई थी। क्या सच में आप मेरे बाबा बनेंगे? बासिल मुस्कुराया था। बिल्कुल आज से मैं अयान और आप दोनों का बाबा हूँ। इसने बिल्कुल महमल को अपनी बेटियों की तरह प्यार दिया था। सारे घर वाले पुरसुकून हो गए थे। वो नायाब के साथ बहुत अच्छा सलूक करता था। नायाब पर कभी ऊंची आवाज नहीं की। वो नायाब पर हाथ उठाया ना नायाब पर कभी हाथ उठाया। वो बहुत दूर नायाब से ऊंचे लहजे में बात भी नहीं करता था। वो नायाब को हमेशा ऐसे ट्रीट करता था जैसे वो बहुत नाजुक हो। जब इसने पहली बार नायाब के करीब होते इसे छुआ तो नायाब को लगा जैसे कोई इसे इज्जत के साथ मोहब्बत भी दे रहा हो। बासिल ने साबित कर दिया था कि वो बहुत अच्छा इंसान था। कुछ रामीन की ख्वाहिश और कुछ इसे भी एहसास हो गया था कि अयान की एक माँ तो पहले ही जा चुकी है। वो अयान से इसकी दूसरी माँ नहीं छीन सकता था। अगर वाकई नायाब की शादी कहीं और हो जाती तो फिर अयान का क्या होता? वक्त मजीद सिरक गया। वो इस वक्त हॉस्पिटल के बेड पर लेटी थी। बासिल ने हाथों में इसके छोटे से शहजादे को पकड़ रखा था और नायाब की आंखों के सामने वो मंजर चलने लगे जब उमानी ने कहा था, लगता है बस इसने तो बेटियां ही पैदा करके देनी है। ये मनहूस है, तू कभी बेटा पैदा कर ही नहीं सकती। इस कदर तनफ्फर और नफरत से मुमानी ने कहा था कि इसकी किस्मत में बेटा पैदा करना नहीं, और आज खुदा ने इसे एक बेटे से नवाज दिया था। बासिल बहुत खुश था। वो इसके हाथ और पाँव किस कदर मोहब्बत से छू रहा था। इस गुज़रे अरसे में बासिल को आज भी रामीन से वैसी ही मोहब्बत थी। बस इस मोहब्बत के साथ इसे नायाब से भी मोहब्बत हो गई थी। नायाब ने अपनी मुखलिसी से बासिल का दिल जीत लिया था। बहुत शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में एक और खुशी शामिल करने के लिए। वो नायाब के माथे को लबों से छूता बोला कि नायाब झेप सी गई थी। इसने गुनाह नहीं किया, नामहरम की मोहब्बत को दिल से बाहर निकाल दिया था। फिर खुदा ने इसे इसी का महरम बना दिया। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला। महमल और अयान दोनों कमरे में दाखिल हुए और वो दोनों इस छोटे से बच्चे से प्यार कर रहे थे। बासिल और नयाम दोनों मुस्कुरा दिए। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। खुदा ने हमारे लिए क्या बेहतर रखा है ये कोई नहीं जानता। मोहब्बत इंसान को आजमाती है, खुदा इम्तिहान लेता है। जो कामयाब हो जाए फिर इसे इनाम भी दिया जाता है। खत्म शुद।